Okay, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कुछ ट्राई किया था आप लोगों ने कल? यस मैम। चलिए, तो अपन ने कल ओवरव्यू लिया था अपने न्यू चैप्टर का, ऑडिट इन डिफरेंट सेक्टर्स, जिसके अंदर अपने पास में अलग अलग सेक्टर्स की ऑडिट आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट अपन सेक्टर ले रहे हैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर में से ये जो आपके अपन अलग अलग सेक्टर्स की ऑडिट पढ़ रहे हैं, इसमें से सब्जेक्टिव के अंदर 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो सॉरी, हमें आंसर देना किस तरीके से है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ। लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का आ गया, तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्या लिखना है, इसे आंसर को पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करके लिखना है अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा आप लोग लिखेंगे कि बेसिक से रिलेटेड चीजें सोच करके लिखेंगे, है ना। बेसिक से रिलेटेड क्या, जैसे उसका लीगल फॉर्म क्या है ना। हमें नॉलेज ऑफ बिजनेस कहाँ से मिलेगा, हमें नॉलेज ऑफ बिजनेस कहाँ से मिलेगा, ये चीजें यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है, नॉलेज ऑफ बिजनेस के लिए हम क्या चेक करेंगे, लीगल फॉर्म पता करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है बेसिक के अंदर। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, लीगल फॉर्म कहाँ से चेक करेंगे हम उसका, वो हो सकता है ट्रस्ट है। ठीक है, तो आप क्या चेक करेंगे, उसकी ट्रस्ट डीड चेक करेंगे। और नॉर्मली जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ट्रस्ट के थ्रू ही चलते हैं, तो हमें लीगल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या चेक करनी पड़ेगी, उसकी ट्रस्ट डीड। तो ऑडिटर शुड चेक, है ना, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो यही लिखनी है, ऑडिटर शुड चेक, शुड चेक, शुड चेक, है ना, या फिर ही विल चेक लाइक दिस, इस तरीके से। क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा, एज एन ऑडिटर आप किस तरीके से ऑडिट करेंगे। ठीक है, या इफ यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो व्हाट एरियाज यू विल चेक इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सारी चीजें हमें कैसे लिखनी है कि आई विल चेक या ऑडिटर विल चेक, जैसा भी क्वेश्चन आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा, ट्रस्ट डीड चेक करेगा। ठीक है, ट्रस्ट डीड से उसे ये पता चलेगा कौन कौन ट्रस्टीज हैं, नंबर ऑफ ट्रस्टीज कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रस्टीज कितने हैं, आपका सब्सक्रिप्शन कितना होगा, सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस किसी भी नाम से। ठीक है, पर मंथ या पर एनम, कुछ भी, जो भी चीज डिसाइडेड है। कौन हमारी स्कूल का प्रेसिडेंट है, किन किन जगह पे हमें सेक्रेटरी कौन है हमारा, किन किन जगह पे हमें रेजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे, यानी नॉर्मल सारी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, नॉर्मल सारी नॉलेज आपको ट्रस्ट डीड से मिलेगी। तो हमको सबसे पहले जाकर के, क्योंकि नॉलेज ऑफ बिजनेस अपने को क्या याद करो, अपना प्रोसेस याद करो ऑडिट का, तो वहां पे हमें नॉलेज ऑफ बिजनेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने क्या कर ली, ट्रस्ट डीड चेक कर लिया। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपको लिखना है हमेशा हर टाइप ऑफ ऑडिट के अंदर, क्या कि हमें इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं।
अप्रेजल ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। चेकिंग भी वर्ड यूज में ले सकते हो, अप्रेजल भी यूज में ले सकते हो। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि एक स्कूल के अंदर ऐसे कौन कौन से एरियाज होंगे जहां पे गड़बड़ होने के, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स नॉर्मली कहाँ पे लगाएंगे हम, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो जहां पे गड़बड़ होने के, फ्रॉड्स होने के या अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज होंगे? रिसेप्शन, फीस कलेक्शन के लिए, गुड। सैलरी पेमेंट, सैलरी पेमेंट, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, मतलब कौन आ रहा है जा रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चे वगैरह कम दिखा रहे हो आपको। अटेंडेंस रजिस्टर में कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कम, टीचर्स का अटेंडेंस, यस, टीचर्स का जो टीचर्स, इनकमिंग आउटगोइंग है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल। यस मैं वो कर दी। ना फीस कलेक्शन के लिए, स्टाफ सैलरी के लिए, और अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, कन्वेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? कन्वेंस मतलब कन्वेंस बस से रिलेटेड, यस, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे एरियाज हो गए जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स हमें जरूरी है। अगर आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स से भी है, स्पोर्ट्स या लाइब्रेरी है, बुक्स वगैरह जो स्कूल सेल करता है भी गड़बड़ दैट करता इज, है वो। हाँ, वहाँ पे लाइब्रेरी का नाम लेकर के हमने कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी सारी चीजें होती है कि आप लाइब्रेरी से किसको बुक इशू कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे सारी जगह पे काफी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरनल कंट्रोल कैसा है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स हैं जो इन सब चीजों के लिए लगा रखे हैं, वो उन सब का नॉलेज ऑब्टेन करेगा ऑडिटर, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट लिखना है। हर एक जगह पे आप लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि हमें किस तरीके से स्कूल के अंदर कहाँ पे फ्रॉड्स हो सकते हैं या होटल्स के अंदर कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, और उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नाउ जो थर्ड पॉइंट लिखने हैं वो इनकम्स लिखनी है हमें। जो फोर्थ पॉइंट लिखना है वही एक्सपेंसेस लिखना है जो हम वाउच करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमें असेट्स के बारे में लिखना है जो कि हम वेरीफाई करेंगे, और लाइबिलिटीज लिखनी है जो कि हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बाकी के 6 पॉइंट्स, मतलब बाकी के 4 पॉइंट्स यही रहेंगे कि इनकम्स, कौन कौन सी इनकम्स को वो क्या क्या चीजों के थ्रू क्रॉस वेरीफाई करेगा, एक्सपेंसेस को कैसे करेगा, और एसेट्स को कैसे करेगा, लाइबिलिटीज को कैसे करेगा। सिर्फ यही फॉर्मेट अपने माइंड के अंदर सेट कर लो कि कोई भी ऑडिट आ जाए, हमें सिर्फ हमारे माइंड का यूज में लेकर के आंसर फ्रेम करना है। जब आप आंसर फ्रेम करना सीख गए तो आपके सामने किसी भी चीज का ऑडिट आ जाए, आप खुद अपने नॉलेज से वहां पे आंसर लिख करके आ जाएंगे, बजाय कि इनको क्रैम करने के, ठीक है। हम भले हमारी आंसर लैंग्वेज थोड़ी सी इजी होगी यहाँ पे बजाय कि मॉड्यूल के, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर लॉजिकल होगा। तो क्योंकि ये ऑडिट सब्जेक्ट है ना, और यहाँ पे हम क्या एक्चुअल में ऑडिट करने जा रहे हैं, और ये एक्चुअल चैप्टर है आपका, तो लैंग्वेज का यहाँ पे एज सच कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पॉइंट्स का इफेक्ट पड़ने वाला है कि आपने कौन से पॉइंट्स कितने ज्यादा रिलीवेंट लिखे हैं। जितने ज्यादा रिलीवेंट डायरेक्टली टच करते हुए प्रैक्टिकल लाइफ से लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कल हमने डिस्कशन कर लिया था इनकम्स के अंदर, सबसे पहले फर्स्ट इनकम हमने बताई थी सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फीस। फीस, अब फीस के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, दोनों तरीके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, बैंक काउंटर फॉइल से चेक करेंगे, ठीक है, या फिर हम स्टूडेंट्स का रजिस्टर मंगवाएंगे, अटेंडेंस रजिस्टर, एंड कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू from analytical method and check it with amount
रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही करेंगे हम लोग, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, अब फीस के अंदर आप और क्या क्या लिख देंगे? फीस का मतलब क्या है? हम एडमिशन फीस भी चेक करेंगे, साथ में हम कोई आपका एग्जामिनेशन रेगुलर फीस जो होती है आपकी, जो ट्यूशन फीस के नाम से ली जाती है, वो भी चेक करेंगे। कोई पेनल्टीज लग रही है तो वो भी चेक करेंगे। कोई बोर्ड फीस लग रही है ना, बोर्ड फीस का जो भी पेमेंट है वो भी चेक हम करेंगे। कंप्यूटर यूज जो करते हैं, कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, हर एक चीज, हर टाइप का फीस, किसी भी टाइप का फीस हो, जितनी भी फीसेस याद आ रही है वो सब यहाँ पे लिख देना। वो सारी चीजें हम चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेन हमारा, यस मैम ये बैंक काउंटर फॉइल क्या बताया आप? हाँ, बैंक काउंटर फॉइल्स क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था, जब आपको स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाते हो तो आजकल बैंक्स के अंदर आप डिपॉजिट करवाते हो, है ना? तो आपको जो स्कूल से बुकलेट दी जाती है फीस जमा करवाने के लिए, वो 3 रिसिप्ट्स होती है। आपने बैंक में ही जमा करवाई है कभी? यस मैम, आपने बताया था तो ना यस मैम करवाइए। एक कि जो 2 तो बैंक वाला खुद रख लेता है और एक हमें दे देता है, और एक बैंक वाला स्कूल खुद वाले के को दे अप्रूवल देता के लिए रख लेता है और एक स्कूल वालों को दे देता है तो ना कि वो जो मतलब देख सकते। रिसिप्ट होती है उसे बैंक काउंटर फॉइल कहा जाता है ना। लैंग्वेज जो होती है उसका, उसको क्या बोलेंगे हम? बैंक काउंटर फॉइल बोलते हैं। ओके मैम। ओके, चलिए सेकंड क्या बोला था हमने? सब्सक्रिप्शन। हमें क्या चेक करना है? सब्सक्रिप्शन और डोनेशन चेक करना है। तो सब्सक्रिप्शन हम कहाँ से चेक करेंगे? फर्स्ट मेथड है कि सब्सक्रिप्शन है कितना, ये अमाउंट हमें पता चलेगी ट्रस्ट डीड से। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ट्रस्ट डीड से अमाउंट देखा, इसे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मेंबर्स से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा। देन हम इसको कहाँ से चेक कर लेंगे? क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसे विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और साथ में सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स से। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन देखने हैं अगर हमें, तो हम वो कहाँ से देख सकते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट से। ठीक है ना। अब बात करें अगर डोनेशन की, तो डोनेशन मैं कहाँ से देखूंगी भाई? डोनेशन की रिसिप्ट से। डोनेशन रिसिप्ट से मैं क्या कर लूंगी? चेक कर लूंगी सब्सक्रिप्शन को। तो आपको ये लैंग्वेज, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली आपको बता रही हूँ किससे चेक करना है। आपको एग्जाम में लैंग्वेज किसने कैसे लिखनी है कि ऑडिटर को इस चीज को इससे क्रॉस वेरीफाई करते हुए चेक करना है और एक डिसीजन पे पहुंचना है। ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने, ये वर्ड्स आने चाहिए। sufficient and appropriate audit evidences collect करने हैं regarding this, and he can collect sufficient and appropriate audit evidences from these ये सारे क्या लिख रही हूँ मैं? ऑडिट एविडेंसेस लिख रही हूँ। इन एविडेंसेस कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नाउ थर्ड इनकम क्या बताई थी हमने? इन्वेस्टमेंट में किसी में इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम दोनों ही हमारी क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट इनकम है तो आप किससे चेक करेंगे? इसे एफडी की कवर नोट से। ठीक है, डिविडेंड इनकम आ रही है तो डीमैट अकाउंट से या फिर बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर कि आज की डेट में क्या होता है, कंपनीज डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या कर देती है? डिविडेंड क्रेडिट कर देती है। पढ़ा है ऐसा? यस मैम। तो बैंक स्टेटमेंट से भी मैं डिविडेंड इनकम चेक कर सकती हूँ और साथ में मैं डीमैट अकाउंट के अंदर भी वो चीज में शो होगी कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो वहां से भी मैं चेक कर सकती हूँ। दोनों ही जगह से चेक कर सकती हूँ। अच्छा, और क्या इनकम पढ़ी थी हमने?
मैम रेंटल इनकम, जैसे कि ऑडिटोरियम वगैरह किसी को भी रेंट पे दे देता है। इन्वेस्टमेंट क्यों? ठीक है, चेक रेजोल्यूशन फॉर सेम, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये राइट केवल प्रिंसिपल के पास नहीं है कि ऑडिटोरियम वो रेंट पे दे दे, ग्राउंड रेंट पे दे दे, या फिर है ना जो भी हमारे पास में एक्स्ट्रा रूम्स है, लाइक हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, स्कूल का समर वेकेशन है और स्कूल शादी पे भी देते हैं काफी सारी जगह पे लोग, तो उस पे दे दे, है ना। या फिर आप लोगों को पता होगा स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर है ना कुछ एग्जाम्स भी हेल्ड कराए जाते हैं, लाइक Yes, ma'am. एग्जाम्स होते हैं, हमारे सीएमए के एग्जाम्स होते हैं, सीए के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब का भी रेवेन्यू आता है, तो उस रेवेन्यू को हम कहाँ से चेक करेंगे? वो भी क्या हो गई, एक तरह से हमारी रेंटल इनकम हो गई। उनका रेवेन्यू हम कहाँ से चेक करेंगे? बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि वो लोग जो भी पैसा देते वो डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या इनकम हो सकती है? कन्वेंस फीस, स्पोर्ट्स, हॉस्टल फीस, है ना, ठीक है। तो इन सबको भी हम कन्वेंस फीस को कहाँ से चेक कर सकते हैं? वही कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बस के अंदर ट्रेवल करते हैं हमारे, उसका कितना पर डे फीस, पर मंथ कितना फीस है, उसके थ्रू हम यहाँ से कन्वेंस फीस चेक कर सकते हैं। इसके साथ में जब भी फीस डिपॉजिट होती है तो आपका उसके अंदर रहता है कि किस किस स्टूडेंट्स ने बस के थ्रू विजिट किया था, तो वहाँ से उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेकर के पर्टिकुलर रिसिप्ट से हम चेकिंग कर सकते हैं। तो एक हो गई हमारी कन्वेंस फीस और हॉस्टल फीस, तो ये सारी हमारी हो जाएगी मेन इनकम्स। इनके अलावा नॉर्मल इनकम आप चाहें तो कोई और दूसरी अदर इनकम के नाम से लेकर के, आपको लगता है कि भाई न्यूज़पेपर भी तो कितने सारे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, जो फर्नीचर टूट जाता है, एग्जाम फीस वगैरह भी इसमें आ जाएगा। एग्जाम फीस नॉर्मली क्या होता है, देखो लॉजिकल लीगली चलना है हमें, जितना बोर्ड मांगता है उतना ही एग्जाम फीस हम कलेक्ट करते हैं, और देन वो बोर्ड को क्या दे देते हैं, हम दे देते हैं। तो बोर्ड फीस मैंने यहीं पे आपकी लिख दी थी, ठीक है। फीस का क्या एक ही बनाओ पॉइंट, वरना बहुत सारे पॉइंट्स बनते जाएंगे तो सामने वाले को भी पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। एफ के अंदर आप अदर इनकम डाल दो, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर से इनकम होती है नॉर्मली, ओल्ड न्यूज़पेपर फाइल्स वगैरह स्टूडेंट से भी तो बहुत टाइम मतलब कलेक्ट किए जाते हैं फॉर फेयर और ये सब जब कंडक्ट कराती है स्कूल। हाँ, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। बट मैं क्या बोल रही हूँ, मैक्सिमम 6 पॉइंट डालने हैं हमें यहाँ। अदर के अंदर जितनी इच्छा है उतना लिख दो, क्योंकि टाइम लिमिट भी तो होगी हमारे पास में, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बट टाइम लिमिट भी तो देखेंगे हम। ओल्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट को सेल करेंगे, फर्नीचर को सेल करेंगे, तो ये सब क्या हो गई, हमारी स्क्रैप इनकम हो गई एक तरह से, ठीक है। तो जितनी भी इनकम्स याद आती है और इच्छा है लिखने की, अदर इनकम में लिख दो, बार बार न्यू पॉइंट्स मत बनाना, है ना, क्योंकि जितना डायरेक्ट आंसर दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जितना बढ़ा चढ़ा के आंसर लिखोगे सामने वाला पढ़ता पढ़ता उतना ही बोर होएगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस हमने कौन कौन से लिखे थे? सैलरी सबसे पहले, टीचर, ठीक है, सैलरी ऑफ स्टाफ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सैलरी का आप लोगों ने वाउचिंग पढ़ा हुआ है, वो काफी सारी चीजें आप यहाँ पे सेम लिख सकते हो, क्योंकि 10 से ज्यादा तो टीचर्स होंगे ही होंगे स्कूल के अंदर, ये ऑब्वियस सी बात है ना। तो 10 से ज्यादा है तो पीएफ भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ईएसआई भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है ना। तो ये सैलरी से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं आपके, पीएफ, ईएसआई, सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो।
ऐसा डिस्क्रिप्शन क्यों डलवा रही हूँ मैं, ताकि हमारे आंसर का वेटेज बढ़े कि यस हम एज एन ऑडिटर ही सोच रहे हैं। वरना हम क्या लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख करके आ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टाफ है, उनसे पूछ ले कि भाई इसको 2000 देते, इसको 10,000 देते, इसको 25,000, टोटल किया और टोटल आना चाहिए। टोटल का आप सेग्रीगेशन भी तो होगा, उसके अंदर पीएफ भी कटता है, ईएसआई भी कटता है, कुछ कॉशन मनी भी होती है, तो उन सब का ट्रीटमेंट आपने अच्छे से किया नहीं किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट या एडवांस सैलरी का ट्रीटमेंट आपने ढंग से किया या नहीं किया, ये सारी चीजें एक ऑडिटर चेक करेगा ना। केवल और केवल उसे सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं लिख के आना है कि किस पॉइंट से, किस ऑडिट एविडेंस से हमने चेकिंग कर ली। हमें और क्या क्या चीजें यहाँ पे लॉज की एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें चेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग में हमें क्या चीजें चेक करना चाहिए, हर एक चीज जो कि रिलेट कर पाए हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे सैलरी टू स्टाफ के अंदर सबसे पहले उनका सैलरी कहाँ से चेक करेंगे, हम सैलरी रजिस्टर से चेक करेंगे। इसके अलावा हमें उनका पीएफ डिडक्ट किया या नहीं किया, डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, ये चीज चेक करनी है। पीएफ सब साथ में लिख रही हूँ, पीएफ, ईएसआई, ठीक है, और भी कोई चीजें होती हैं आप लोगों की जो डिडक्ट कर रहे हो आप, वो हर एक चीज यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों के। ठीक है, इसके अलावा बोनस दे रहे हो अगर टीचर्स को, तो वो चीज आप लोगों को चेक करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेक करना है, टीडीएस वगैरह काटते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सेट्रा। ठीक है, टीडीएस डिडक्टेड और नॉट, डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड, दोनों ही चीजें चेक करता है ऑडिटर। तो ये चीज क्या करनी है आपको, सैलरी के अंदर सारी चीजें चेक करनी है। नाउ इफ कॉशन मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, देन सेम इज शोन अंडर लाइबिलिटी हेड और नॉट। कहीं ऐसा तो नहीं है उसे इनकम मान लिया हो, तो इसलिए ये चीज हमने यहाँ पे बता दी कि हम ये चीज भी क्या करेंगे, जब सैलरी से रिलेटेड बात है इसलिए हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया ना। और क्या क्या एक्सपेंसेस बोले थे हमने, डेप्रिसिएशन, यस, एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके लिए आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। जो भी चीजें साल में 1 या 2 बार ही हो रही है उनके लिए हमेशा आप क्या करेंगे, यानी कि स्पेशल चीजें रिजोल्यूशन चेक करना जरूरी है। ठीक है, बाकी कितना अमाउंट अलाउड हुआ था रिजोल्यूशन के अंदर, उसको कंपेयर करना है हमें, हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कहीं हमने ज्यादा स्पेंड तो नहीं कर दिया। ज्यादा स्पेंड कर दिया, रिजोल्यूशन ने अलाउड नहीं किया था इतना अमाउंट स्पेंड करना, तो हम हमारी रिपोर्ट के अंदर वो चीज छोटी सी दिखा देंगे एक लाइन के अंदर, ताकि हम ट्रस्टीज को बता पाए कि भाई आपके रिजोल्यूशन से एक्सेस अमाउंट ग्रांट किया था, उससे एक्सेस अमाउंट इन्होंने क्या कर दिया है, स्पेंड कर दिया है। तो एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस हो गए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए। आपने बताया ना कि वो डायरेक्टर्स वाला चीज अमाउंट अलाउड कंपेयर एक बार बता। हाँ, जैसे मैंने आपको ये बताया कि एनुअल फंक्शन करना है तो हमें ट्रस्टीज से क्या लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि किस डेट को हम करें, और एनुअल फंक्शन करना कितने लेवल पे है, स्टूडेंट्स को खाना भी देना है या नहीं देना है, टिकट भी रखना है उसका नहीं रखना है ना, पेरेंट्स को अलाउड करना है नहीं करना है, आउटसाइडर्स को अलाउड करना है नहीं करना है, तो हर चीज हमें कहाँ से पता चलेगी, रेजोल्यूशन से पता चलेगी। नाउ उस रेजोल्यूशन में ये भी लिखा होगा कि आप मैक्सिमम एनुअल फंक्शन पे कितना एक्सपेंसेस कर सकते हो। लाइक हमने अलाउड किया 1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस आप कर सकते हो, तो प्रिंसिपल और जो भी टीचर्स है, क्योंकि मैनेज तो वही करने वाले हैं, ठीक है, तो उनको एक अमाउंट लेकर के चलना है कि उनके पास में मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एनुअल फंक्शन के नाम पे प्रिंसिपल या
टीचर्स कुछ चीटिंग कर रहे हैं और एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर दिया उन्होंने, ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। इसलिए अमाउंट अलाउड इन रिजोल्यूशन को कंपेयर किया जाता है किसके साथ में? जो अमाउंट एक्चुअली स्पेंड हुआ है। डिफरेंस होता है तो हम किसको बता देंगे? ट्रस्टीज को बता देंगे, ठीक है, कि एक्स्ट्रा आपने स्पेंड किया लाइक 20,000, तो उसके लिए अगेन रिजोल्यूशन पास किया या नहीं किया, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वही जो बिल्स रिसीव हुए होंगे हमको, उनसे बाउच करेंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन चेक करोगे, ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस चेक करोगे, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस चेक करोगे, ये दूसरे हमारे एक्सपेंसेस हो गए। नाउ रेंट चेक करोगे, अगर हमने बिल्डिंग रेंट पे स्कूल है तो इफ बिल्डिंग नॉट ओन्ड, है ना। रेंट कैसे चेक करोगे आप लोग? इसके लिए आप उस क्या देखेंगे? रेंटल एग्रीमेंट देखेंगे। रेंटल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस आपके मन में अगर कोई भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं कि यार हमें तो ये भी लिखने हैं, वो सारे एक साथ लिख दो, ठीक है। अलग अलग मत लिखना कि भाई न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसका भी मैम? खर्चा है। यस मैम मतलब स्कूल्स में नॉर्मली ये भी तो होता है कि कुछ बच्चों की फीस माफ कर दी जाती है, तो उस फीस का क्या होता है? हाँ, उसका क्या मैं ट्रीटमेंट बता होता है? देती हूँ। उसका एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, आप लोगों ने अगर कभी नॉर्मल स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, अगर हमने हाई फाई स्कूल में किया है तो नॉर्मली ये सारी जो डिडक्शंस होती है वो काफ़ी कम अलाउड होती है और ट्रस्टीज अपने लेवल पे अलाउड कर पाते हैं, है ना। बट जो नॉर्मल स्कूल्स होती हैं लाइक गवर्नमेंट में तो सबके लिए फीस वैसे ही बहुत रेयर होती है, और जो नॉर्मल लेवल की प्राइवेट स्कूल्स होती हैं वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, है ना। जैसे कोई सब्सिडी वाला पॉइंट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा रूल है जो मैंने देखा है स्कूल्स की ऑडिट करते टाइम पे, कि लाइक स्कूल मेरी है वैशाली नगर के अंदर, तो नाउ गवर्नमेंट ऐसा निकालते कि भाई वैशाली नगर के अंदर जितना एरिया कवर किया उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो भी फैमिलीज इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पड़ती है और उनकी इनकम इस बिलो से कम है ना, इस अमाउंट से बिलो है, इस अमाउंट से बिलो है, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनकी फीस माफ कर देंगे, ठीक है। तो फीस माफ कैसे होती है? एक्चुअली जो स्टूडेंट से कभी भी जो स्कूल है वो फीस नहीं लेती है, पर वो फीस स्कूल के पास में कहाँ से आ जाती है? गवर्नमेंट के पास से आ जाती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसका फीस का, कि एक बार आप उसे इनकम में लिखेंगे, क्योंकि इनकम तो होगी होगी आपकी, चाहे गवर्नमेंट से हो रही है चाहे सामने वाले स्टूडेंट से हो रही है। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको फीस भेज देता है, क्योंकि गवर्नमेंट के काम है तो वो ऑब्वियसली 2-3 साल लगा ही देते हैं कि इसके बाद में ही आपको उसका रियल अमाउंट मिलता है। तो वो फीस एज एन एक्रूड इनकम दिखा रखी है या नहीं दिखा रखी है ना, और उसके लिए क्या हमारे लिए क्राइटेरिया दिया था गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के अंदर, रियल में जो स्टूडेंट्स का फीस आपने माफ किया है वो उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और उनकी रियल में आपने फीस माफ तो करी है ना, ऐसा तो नहीं है बैंक में पैसा भी ले लिया और गवर्नमेंट से भी ले लोगे। तो ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करता है, तो दैट इज पॉइंट ऑफ फीस, वो फीस के अंदर ही डालना है हमें, है ना। और अच्छा पॉइंट है तो आप चाहें तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर सबको? यस मैम मैम रियल में पे करा है, ये कैसे पता चलेगा कि अपन ने पे करा नहीं करा? हर एक स्टूडेंट कहाँ पे अपनी फीस जमा कराएगा? बैंक के अंदर, ठीक है। तो बैंक की काउंटर फॉइल्स तो सारी आएगी ना हमारे पास में। मैम जैसे ये तो आप बोल रहे हो कि 1-2 साल में मिलती है गवर्नमेंट से, तो फिर वो तो बहुत पुराना हो जाएगा डिटेल। तो बैंक सब मिल जाए। स्टेटमेंट के अंदर देखिए,
आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जैसे जो करंट ईयर का एक्रूड है वो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर वो हमें रिसीव हो जाता है तो हमें वापस से उसे रिवर्स करना पड़ता है, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड फीस, है ना? करते हो रिवर्स? ध्यान है सबको? यस मैम। तो ना बैंक के अंदर जैसे मेरा ड्यू हुआ था, अमाउंट ड्यू हुआ लाइक 50,000 रुपए, जो मैंने फीस अभी तक रिसीव नहीं हुई है, स्टूडेंट से नहीं ली थी और मुझे रिसीव नहीं हुई है, तो मैंने उसे एक्रूड दिखाया था लास्ट ईयर। अब वो मुझे रिसीव हुआ करंट ईयर के अंदर, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट ड्यू था वही फर्स्ट सेट ऑफ होगा, ये सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट जो पुराना ड्यू है वही पहले देगी हमें, ठीक है? तो अब जितना भी मेरा अक्रूड फीस है, अब मैं उसे किससे कंपेयर करती हूँ? बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करती हूँ कि इस साल में मेरे को गवर्नमेंट से कितना पैसा रिसीव हुआ है। आप कभी भी बैंक स्टेटमेंट्स उठा करके देखेंगे ना, चाहे पासबुक की उठाकर देख लो, तो सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आती है कि ये पैसा आया कहाँ से। लाइक मैं आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरा नाम लिखा हुआ आएगा आपके बकायदा ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो ऑडिटर को पता चल जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, गवर्नमेंट से ये पैसा आया है। नाउ पैसा आया 30,000, तो मैं उस 50,000 ड्यू में से क्या करूंगी, 30,000 एडजस्ट कर दूंगी कि मेरे को 30,000 तो मिल गए, अब 20,000 मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाले हैं। इस तरीके से हर ईयर वो एक्रूड का अमाउंट क्या हो जाएगा, एडजस्ट होता रहता है। करंट ईयर का भी ऐड होता रहेगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड माइनस होते रहेंगे। यस मैम। मैम यस। जैसे कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड स्कूल्स होती हैं, तो मैम अगर उनमें किसी बच्चे की फीस वगैरह रह जाती है, आ नहीं पाती, तो फिर वो तो बैड डेट्स में दिखाते हैं, वो बैड डेट्स के अंदर चली जाती हैं। एक बार आप यहाँ पे फीस अक्रूड करते हैं, ठीक है, और देन एक्सपेंसेस साइड में वही जो अपने बिजनेस में बैड डेट्स वाला सिस्टम चलता है, वो बैड डेट्स आ जाता है। ओके, बाकी आपके मन में जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हों, न्यूज़पेपर वाले एक्सपेंसेस हो गए, कोई भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं छोटे मोटे, स्टेशनरी के, प्रिंटिंग के, ठीक है, कंप्यूटर मेंटेनेंस के और सबके, वो सारे अदर एक्सपेंसेस में एक साथ डाल देना, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नाम ही लिखना। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होती है। नाउ असेट्स की बात करें तो आपको कैश का वेरिफिकेशन करना चाहिए। कैसे करते हो सबको पता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। कैश का वेरिफिकेशन करना चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का वेरिफिकेशन करना चाहिए, फर्नीचर और फर्नीचर जो फिक्सचर, ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स का करना है, ठीक है। बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो भी हैं आपके स्कूल में उनका कर सकते हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का। ये सारी टोटली मिला के हमारी क्या आ गई, असेट्स आ गई, ठीक है। नाउ अब असेट्स को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लिख दी हमने। एफडीज का, शेयर्स का, इनकी सबकी चेकिंग करनी है। एफडी कहाँ से चेक करेंगे, एफडी है या नहीं, कवर नोट देखेंगे। शेयर्स कहाँ से देखेंगे, डीमैट अकाउंट के अंदर देखेंगे, डीमैट अकाउंट। एफडी, शेयर्स, सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो ये मेन क्या हो गई, हमारी असेट्स हो गई जो एक स्कूल के अंदर रहती है। इसके अलावा कुछ भी याद आ रहा है तो वो सब लिख देना, है ना। बट ज्यादा अच्छा, अब इनका लिखना क्या क्या, ये तो नाम लिख दिए मैंने। इनसे रिलेटेड सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक लाइन लिख देना कि भाई इंटरनल कंट्रोल कैसा है इनके ऊपर। अकाउंट बैलेंस जो है, इस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस वो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही आ रहा है ना, ये चेक करेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाया है या नहीं लगाया है, ये चीज चेक करेंगे। अगर ड्यूरिंग द ईयर सेल हुई है, ठीक है, तो सेल को प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया या नहीं किया, ये चीज हम लोग चेक करेंगे। तो नॉर्मली असेट्स के अंदर ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। देन लाइबिलिटीज के बारे में आपको सबको पता है, कॉर्पस फंड क्या होता है, कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल फंड ना, और लाइक कोई स्पेशल फंड है, फंड, बिल्डिंग या फंड, स्पेशल डोनेशन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह। कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो उसका ट्रीटमेंट सही किया आपने या नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन,
ये सारी चीजें हमारी लाइबिलिटी साइड के अंदर रहेगी जो हमें चेक करनी है। इसके अलावा बैंक लोन ले रखा है हमने तो वो हमें चेक करना है। तो ये सारी क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटीज हो गई। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सिर्फ लैंग्वेज बना करके, ये मैंने आपको क्या दिए, पॉइंट्स दिए हैं, इनकी लैंग्वेज बना करके आपको एग्जाम में लिख करके आना है। तो एक तो होमवर्क आज का मैं क्या दे रही हूँ आपको, आपके जो नोट्स हैं इसमें से पेज नंबर मैं आपको बता दूंगी, उस पेज नंबर पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो दिया हुआ है पूरा ऑडिट, आप उसे खुद पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको ये बता दिया, आप उसे आज खुद पढ़ेंगे 15 मिनट्स के लिए। वहां पे हो सकता है ये अपने ये वाले पॉइंट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सारे हमने प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड लिखे हैं, तो जरूरी नहीं है एज इट इज आपको मॉड्यूल के अंदर मिलेगा। हमें जो पॉइंट याद आता है हम वही पॉइंट लिख करके आएंगे। क्रैम करने की इस चैप्टर को बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल लिखोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो रिजॉइन कर लो, अपन होटल का लेते हैं। मैम एक बार कॉर्पस फंड मतलब बता दो एक बार। कॉर्पस फंड अकाउंट्स में एनजीओ में नहीं पढ़ा आपने? नो मैम। मैम एज ए कैपिटल फंड ही होता है ना।